हेलो एवरीवन। कुछ फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के सुझाव पर मैं अपने वीडियोस हिंदी में भी अपलोड करने जा रही हूँ। मेरा पहला हिंदी वीडियो वैदिक काल पर है। वीडियो ऑन द सेम टॉपिक दैट इज द वैदिक एज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल पीबीज लेसन्स। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक काल। अब वैदिक काल भारत में आयन एज की शुरुआत वैदिक काल से होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो आर्यंस थे जिनके पीरियड को हम वैदिक पीरियड बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल भारत में शुरू किया। वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऋग्वेद एकमात्र वेद था जो इस दौरान लिखा गया। बाकी 3 वेदों की संरचना लेटर वैदिक पीरियड में की गई। अब जो आर्यंस थे, वैदिक पीरियड में जो लोग थे वो आर्यंस थे, वो आए कहाँ से? कुछ लोगों का मानना है कि वो सप्त सिंधु रीजन, जो कि मॉडर्न पंजाब और सिंध में है आज की तारीख में, वहां के मूल निवासी थे। कुछ का मानना है कि वो, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, कि वो तिब्बत से भारत में आए। लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाली थियरी मैक्स म्यूलर, जो कि एक जर्मन ओरिएंटलिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे स्टडीज जो लोग करते, तो उनको कहा जाता है। तो माना जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से, आर्यंस मध्य एशिया से भारत में आए। ओरिजिनली वो कैस्पियन सी के रीजन में रहते थे। यहाँ से एक ब्रांच इस तरफ माइग्रेट हुई और भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से एंटर हुई, और माना जाता है इन्हीं में से कुछ लोग वेस्ट की तरफ गए और यूरोपियन कंट्रीज में फैल गए। ये ऊपर आप देखेंगे तो ये हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके, हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके, जो कि आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पहले स्टेब्लिश हुए, और वहां से वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, जो जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, उधर की ओर वो बसते चले गए ना। शुरू में ये लोग जो थे ट्राइबल पीपल थे, और ये नोमैडिक पेस्टोरल थे। नोमैडिक पेस्टोरल मतलब कि ये खाना बदोश थे, इनके पास जानवर होते थे, कैटल रखते थे अपने पास ज्यादातर, और धीरे धीरे इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो हड़प्पा संस्कृति के विपरीत ये एक अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी। धीरे धीरे हमें सिटीज का के एविडेंस मिलते हैं, बट वो हमें लेटर वैदिक पीरियड के अंत में जाकर कहीं पर मिलते हैं। जो इनकी ट्राइब्स होती थी उसे जन कहा जाता था। अब इस दौरान जो अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें एक बैटल बड़ी फेमस है, और वो है बैटल ऑफ 10 राजन। ये नीचे लिखा हुआ है। बैटल ऑफ 10 राजन, ये माना जाता है कि भारतास ट्राइब के एक रूलर थे, सुदास। तो इस रूलर सुदास ने एक कॉन्फेडरेसी ऑफ किंग्स, जो राजाओं का एक समूह था, एक गठबंधन था, उसको हराया। और ये इन्होंने हराया रिवर पारुशनी के किनारे। पारुशनी रावी रिवर का पुराना नाम है। माना जाता है कि जो आर्यन लोग थे वो इन नदियों के किनारे बसे। तो ये पुराने नाम भी हैं, नए नाम भी हैं नदियों के। गोमल, जिसे पहले गोमती कहा जाता था। इंडस रिवर, जो सिंधु कहलाती थी, या आज भी हम सिंधु भी बोलते हैं। सोहन, सुशोम। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। चिनाब का असिकनी। रावी को पहले पारुशनी बोलते थे। ब्यास विपास, और सतलज बोली जाती थी सतद्री। हमें इस पीरियड के बारे में, इस काल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है हमारे वेदास से। अब वेद जो है उनको हम दो भागों में, वैदिक लिटरेचर को, वेद केवल वेद नहीं, वैदिक लिटरेचर में, और हमारे पास और भी बहुत कुछ लिटरेचर है जिसे हम वैदिक लिटरेचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इस लिटरेचर को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, श्रुति
और दूसरा है स्मृति। श्रुति यानी जो सुनाई दिया, लोगों ने लिखा नहीं, उन्हें वो चीज होने का आभास हुआ, उन्हें वो दिखाई दी, या माना जाता है कानों से सुनाई दी, तो उसे हम मानते हैं कि वो ह्यूमन ऑथरशिप नहीं थी उसकी, मतलब कि लोगों ने बैठ करके लिखा नहीं है, उन्हें सिर्फ उस चीज को अपने आप से दिखाई दी या महसूस हुई, और धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ओरली ट्रांसमिट किया, मुंह जबानी एक जनरेशन से दूसरे को पास होती चली गई, और बाद में जाकर के फिर उनको लिखा गया। तो इस कैटेगरी में हमारे वेदास आते हैं। और दूसरा है हमारा स्मृति लिटरेचर, जैसे हम मानते हैं जो लोग थे ह्यूमन ऑथरशिप, यानी कि लोगों ने लिखा, और इस कैटेगरी में आता है उपवेदास और वेदागास। अब वेद का शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज। वेदों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: संहिता, ब्रह्मनास, अरण्यक्स और उपनिषद। जो संहिता होती है, इसमें आपके जो मंत्र हैं, जो हिम्स हैं, वो संहिता में है। अब इनका जो प्रोज एक्सप्लेनेशन, इनको समझाया गया है प्रोज फॉर्म में, वो ब्रह्मनास में है। अरण्यक्स भी वैदिक टेक्स्ट हैं, और ये कौन से टेक्स्ट है? फॉरेस्ट टेक्स्ट, क्योंकि अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। और फिर हम वेद का एक और चौथा भाग है, वो है उपनिषद। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी के सामने बैठना। अब ये ज्यादातर रेफर करता है गुरु शिष्य परंपरा को, उपनिषद। और इसमें है क्या, अरण्यक्स और उपनिषद जो हैं उसमें ज्यादातर फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल कंटेंट है, आध्यात्मिक जो भावों से जुड़ा हुआ है। अब 4 वेदास में आपके ऋग्वेद जो अर्ली वैदिक पीरियड को बिलोंग करता है, साम, यजुर और अथर्ववेद जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 1028 हिम्स है, और ये हिम्स भगवान की स्तुति में है, इन प्रेज ऑफ द गॉड्स। ऋग्वेद को हम 10 मंडलों में या बुक्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसके अर्लीस्ट पोर्शंस हैं वो बुक 2 से 7 तक, और लेटेस्ट एडिशन 1st and 10th, ये 2 इसके सबके बाद के, या बिल्कुल नए आप उसको बोल सकते हो कि बाद में ये जोड़े गए हैं। और गायत्री मंत्र तो हम सब जानते ही हैं, तो एक गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद के 3rd मंडल में मिलता है। और गायत्री मंत्र किसकी स्तुति में है? सन गॉड सावित्र, या आपको सावित्री भी मिलेगा, सन गॉड सावित्र की स्तुति में बोला जाता है। ऋग्वेदिक काल के जो सबसे इंपॉर्टेंट भगवान थे वो थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था, और ये थे गॉड ऑफ लाइटनिंग, थंडर, स्टॉर्म, रेन एंड वॉर। ठीक है, जो बिजली चमकती है, आंधी तूफान होता है, तो वॉर है उसके ये के देवता माने जाते थे। पुरंदर का मतलब ही होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, तो इस तरह से ये वॉर के भी गॉड थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर वेद के संहिता है, ब्रह्मना है, अरण्यक है एंड उपनिषद है। तो ऋग्वेद के जो 2 ब्रह्मनाज हैं वो कौन कौन से? ऐतरेय ब्रह्मना और कौशितकी ऐतरेय ब्रह्मना, और कौशितकी या संखायन ब्रह्मना। इसी तरह के इनके अपने अपने अरण्यक्स और उपनिषद भी हैं। सामवेद हिंदुस्तानी म्यूजिक के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वेद है। ये इंडियन म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। साम अगर हम बोलें तो साम का मतलब होता है मेलोडियस, सुरीला। और इसमें जो सामवेद में जो हिम्स हैं वो ज्यादातर ऋग्वेद से ली गई हैं। 75 वर्सेस को छोड़ करके सारी की सारी ऋग्वेद से ली गई हैं। अब सामवेद की अपनी 10 ब्राह्मणा हैं, यहाँ पे उनके नाम हैं। अब मैं इस पोर्शन को स्किप करके आगे जा रही हूँ। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो जिसकी संहिता, यजुर्वेद संहिता, ये थोड़ी हिम्स फॉर्म में है
और थोड़ी प्रोज फॉर्म में है। मतलब कि बाकी सब में क्या है, संहिता जो है वो हिम्स के फॉर्म में ही है, लेकिन यजुर्वेद में ये दोनों मिलता है, हिम्स फॉर्म में भी, संहिता में दोनों हिम्स भी मिलती हैं और प्रोज पार्ट भी है। अब ज्यादातर यजुर्वेद की जो हिम्स है वो सेक्रीफाइस के दौरान, जब कोई कर्म कांड होते थे उस वक्त रिचुअल्स कैसे होते, तो उस वक्त ये यजुर्वेद वाली हिम्स गाई जाती थी। और इसकी भी बहुत सारी जो हिम्स है वो ऋग और अथर्ववेद से ली गई है। यजुर्वेद को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद, जिसको ब्लैक या डार्क यजुर्वेद भी बोलते हैं, तो इसमें वो पोर्शन है जो ज्यादा क्लियर नहीं है, ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं है। जबकि शुक्ल या ब्राइट और वाइट यजुर्वेद वो वाला भाग है जो ज्यादा, जिसमें क्लैरिटी है, जो ज्यादा सिस्टमैटिक है। नाउ दो जो मेन ब्राह्मणास हैं यजुर्वेद की, वो हैं तैत्तिरीय ब्राह्मणा एंड सतपथ ब्राह्मणा। अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि तैत्तिरीय ब्राह्मणा ब्लैक यजुर्वेद का हिस्सा है, जबकि सतपथ ब्राह्मणा वाइट यजुर्वेद का हिस्सा है। और सतपथ ब्राह्मणा जो है वो ओल्डेस्ट और साथ में लार्जेस्ट ब्राह्मणा भी है। इसके बाद आते हैं अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद किससे डील करता है? अथर्ववेद में है जो चार्म्स, मैजिक एंड स्पेल्स, जैसे जादू टोना। देन इसकी जो मेन, इट हैज एक ही इसमें ब्राह्मणा है और वो है गोपथ ब्राह्मणा। इसमें एक ब्राह्मणा, गोपथ ब्राह्मणा। और इसके मेन उपनिषद जो हैं अथर्ववेद के, वो है मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अब यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि मुंडक उपनिषद से हमारा जो नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ लेटर वैदिक लिटरेचर पे। लेटर वैदिक लिटरेचर, इसमें इंपॉर्टेंट है वेदांगास, जो वेदों के अंग हैं, लिम्स ऑफ द वेदास। अब ये 6 हैं। इसमें शिक्षा जो है वो रिलेटेड है, किसी चीज को आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन, उससे रिलेटेड है। राइट। कल्प है, रिचुअल्स के दौरान जो मंत्रोच्चारण होते थे। व्याकरण रिलेटेड है ग्रामर से। निरुक्त है एटमोलॉजी, एटमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स। छंद आपका मेजरमेंट से रिलेटेड। और ज्योतिष विद्या जो कि एस्ट्रोलॉजी है ना। इसके साथ साथ कुछ उपवेदास भी हैं। अब उपवेदास क्या हैं? देखिए, उपवेदास सेक्युलर स्टडीज है। सेक्युलर स्टडीज मतलब जो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे आयुर्वेद, ये रिलेटेड है मेडिसिन से। धनुर्वेद रिलेटेड है आर्चरी से। गंधर्व वेद डांस, म्यूजिक, पोइट्री। अर्थशास्त्र जो कि रिलेटेड है गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से। शिल्प वेद या स्थापत्य वेद जो प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। अब साथ में 6 स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी के 6 स्कूल बताए गए हैं। तो इसमें देखिए, कपिल ऋषि का जो हिंदू स्कूल ऑफ फिलॉसफी था वो था सांख्य। पतंजलि का योग। तो पहले वाला शब्द यहाँ पे ऋषि के नाम को दर्शाता है, और दूसरा जो शब्द है वो स्कूल का नाम है, ऑफ स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो तीसरा है गौतम, गौतम ऋषि का न्याय, कनाड वैशेषिका, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और ऋषि व्यास का उत्तर मीमांसा। इसके बाद हम आते हैं फेमस एपिक्स, जो कि महाभारत, वैदिक लिटरेचर जो वैदिक एपिक्स है महाभारत एंड रामायण, जो कि हालांकि लिखी बाद में गई, पर इनको हम वैदिक लिटरेचर के अंदर ये शामिल होती हैं। तो महाभारत का जो ओरिजिनल नाम था वो था जय संहिता। देखिए, जो महाभारत का फाइनल वर्जन है उसे हम सत सहस्री संहिता भी बोलते हैं।
और इसमें 1 लाख वर्सेस हैं। लेकिन शुरू में इतनी नहीं थी। शुरू में जब महर्षि वेद व्यास ने इसे सबसे पहले लिखा था तो उसमें 8,800 वर्सेस थी और इसे जय संहिता कहा जाता था। इसके बाद महर्षि व्यास ने इसे अपने प्यूपल, अपने डिसाइपल, अपने शिष्य वैशंपायन को दिया और वैशंपायन ने इसमें कुछ और वर्सेस को ऐड किया और इनकी संख्या बढ़कर हो गई 24,000। फिर बाद में जब माना जाता है कि इसमें और कुछ वर्सेस ऐड होती चली गई और जो फाइनल फॉर्म था यानी 1 लाख वर्सेस वाला, वो सबसे पहले उग्र श्रवस ने रिसाइट किया जब उन्होंने सेठ सौनक द्वारा आयोजित यज्ञ में सबसे पहले फाइनल वर्जन दैट इज सतसहस्री संहिता और महाभारत का रेसिटेशन किया, जो कि जिसमें कि फाइनल फॉर्म में 1 लाख वर्सेस थी। रामायण महर्षि ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई और इसमें ओरिजिनली 1200 वर्सेस थी और बाद में ये बढ़कर हो गई 24,000। अब इस दौरान जो मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उस पे आते हैं हम। ऋग्वेदिक टाइम पे देखिए जो ये आर्यंस थे वो ट्राइब्स में डिवाइडेड थे और जैसा मैंने पहले बताया कि ट्राइब को जन कहा जाता था और हर एक ट्राइब का जो हेड होता था उसे राजन कहते थे। और इस वक्त जो राजन या राजा होता था उसके पास अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, यानी कि कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। और इस वक्त ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजा किंगडम पर नहीं अपनी ट्राइब पर रूल करता था, यानी उसका हेड होता था। इस वक्त की जो सोसाइटी थी वो पेट्रियार्कल थी और सबसे छोटी यूनिट होती थी फैमिली, जिसका हेड होता था, फैमिली हेड को बोलते थे कुलम। इसी तरह से फैमिलीज को मिलकर ग्राम बनता था, विलेज, और उसका जो प्रधान होता था उसे बोलते थे ग्रामनी। कुछ ग्रामों को मिलकर बनता क्लैन, जिसे विस कहा जाता था और हेड ऑफ द विस यूज्ड टू बी विस्पति। ना उसके ऊपर ट्राइब आती थी जो कि कम्युनिटी ऑफ क्लान्स, उनका समूह है क्लान्स का, और इसका जो हेड होता था उसे बोलते थे गोपति, जिसका लिटरल मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द कैटल, और ये यूजुअली राजा खुद हुआ करता था। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें ट्राइबल असेंबलीज जो फेमस थी वो थी सभा, समिति और विदाथा। ये बाद में नहीं मिलती, अब मैं लेटर वैदिक पीरियड पे आऊंगी। तो अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग वैदिक पीरियड पे ये 3 मुख्य असेंबलीज हुआ करती थी। ऋग वैदिक आर्मी को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। रथिन्स, दैट इज जो रथों पर होते थे जो सोल्जर्स। दूसरे होते थे पत्ती, जो कि पैदल वाले सैनिक होते थे। इस टाइम पे जो वॉर होता था उसके लिए जो वर्ड यूज होता था गाविष्ठी, गौ से, क्योंकि इस वक्त ना जो गाउज होती थी वो सबसे ज्यादा, क्या कहना चाहिए, सबसे उनका डियरेस्ट पोजेशन, जो उनके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान थी। तो बहुत सारे युद्ध जो होते थे वो कैटल या गायों के लिए हुआ करते थे, बाद में टेरिटरी के लिए शुरू हुए। और इस वक्त की जो फेमस विमेन स्कॉलर्स थी वो थी विश्ववरा, अपाला, लोपमुद्रा और घोषा। लेटर वैदिक पीरियड में जो मेन ऑक्यूपेशन था वैदिक लोगों का वो हो गया एग्रीकल्चर। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इमर्ज्ड। अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इमर्ज मतलब जैसे मैंने बोला टेरिटरी को लेकर के उनकी भावना बढ़ती, मतलब एक फीलिंग होती है कि हाँ ये टेरिटरी हमारी है। और धीरे धीरे जो राजा था वो भी टेरिटरी का हेड हो गया, पहले ट्राइब का होता था, और धीरे धीरे राजा की पावर भी बढ़ती चली गई। और इससे ओरिजिनेट होता है आपका वर्ड जनपद या राष्ट्र। इसको भी रूल करने वाला कौन होता था? किंग होता था, जो कि यूजुअली क्षत्रिय होता था। अब इस दौरान सभा और समिति का जो नेचर था, कैरेक्टर था, वो भी धीरे धीरे बदलने लगा। समिति में जो आमजन होते थे वो इसके सदस्य होते थे, और जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो स्पेशल मेंबर्स होते थे, एल्डर्स होते थे, वो मेंबर्स होते थे, वो केवल वही मेंबर्स हुआ करते थे सभा के।
और जो तीसरी ट्राइबल असेंबली थी ऋग्वेदिक पीरियड की विदाता, वो धीरे धीरे खत्म हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। अब इस वक्त जो फेमस विमेन स्कॉलर्स थी, विमेन का दर्जा धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन इस काल में भी कुछ फेमस विमेन स्कॉलर्स थी, जैसे कि गार्गी, वाचकनवी और मैत्रेयी। अब जो हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, तो ये इनिशियली शुरू तो इसकी शुरुआती दौर हम ऋग्वेदिक पीरियड से कर सकते हैं, पर ये फुली स्टैब्लिश जो हुआ, ये अपने फुल फॉर्म में आया लेटर वैदिक पीरियड में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कास्ट सिस्टम शुरू में रिजिड नहीं था। लोगों के लिए मुमकिन था कि वो अपनी कास्ट को बदल सकें अपना ऑक्यूपेशन बदल करके, क्योंकि ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे निर्धारित होता था। पर धीरे धीरे बर्थ इसका बेसिस बन गया, क्योंकि देखा गया कि क्षत्रिय का बेटा यूजुअली वही प्रोफेशन लेता था। ब्राह्मण ने देखा कि बच्चे ने कि घर में जो कुछ देखा वही उसने भी अडॉप्ट किया, तो धीरे धीरे इसको उन्होंने बर्थ से एसोसिएट करना शुरू किया और ये रिजिड बन गया ना। इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज जो थे वैदिक पीरियड में वो थे भागदुग, जो कि टैक्स कलेक्टर होता था, रेवेन्यू कलेक्टर, संग्रहित्री जो ट्रेजरर होता था, सुत जो रॉयल चैरिटियर होता था। अब आते हैं बलि और भाग पर। बलि और भाग टैक्सेस के नाम थे। बलि एक वॉलंटरी टैक्स मतलब जो अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था, हालांकि बाद में ये कंपल्सरी हो गया। दूसरा है भाग, तो भाग भी एक तरह का टैक्स था और ये अपनी पैदावार के हिस्से के रूप में राजा को दिया जाता था। अब इकोनॉमिक लाइफ, तो मेन जैसे ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग था, और इस वक्त ट्रेड भी होता था। और जो कॉमर्स था ये लार्जली किसके हाथों में था? पानी, मर्चेंट्स के लिए पानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और धीरे धीरे गोल्ड, निष्क, जैसे बाद में हमें कॉइन्स मिलते हैं, तो कॉइन्स का ओरिजिन तो बाद में माना जाता है, लेकिन एक तरह हम कह सकते हैं कि उनका एक अर्ली फॉर्म, तो गोल्ड निष्क यूज करे गए ऋग्वेदिक पीरियड में। और धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में निष्क के साथ साथ सतमन और कृष्णाला का भी इस्तेमाल हमें दिखता है। इस वक्त की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो काफी साइंटिफिक थी। वैदिक लोग फोर्सेस ऑफ नेचर या प्राकृतिक जो शक्तियां थी उन्हें वर्शिप करते थे। इन्हें हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल। ऋग्वेदिक टाइम के जो मेन देवता थे वो थे इंद्र, जिन्हें पुरंदर कहा जाता था, और ये गॉड ऑफ थंडर, रेन, स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज के रूप में जाने जाते थे। और इनका मुख्य वेपन होता था वज्र या थंडरबोल्ट। इंद्र के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट गॉड होते थे अग्नि, जिनका कि सेक्रीफाइसेस वगैरह, यज्ञ वगैरह में मेन रोल होता था। और अग्नि को हम 3 भागों में, उनको 3 तरीके से वर्शिप किया जाता था। जैसे कि फायर ऑन द अर्थ को हम टेरेस्ट्रियल से जोड़ सकते हैं, लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में को हम एटमॉस्फेरिक से जोड़ सकते हैं, और सूर्य भगवान को सेलेस्टियल से। वरुण देवता जो थे वो पानी के देवता के साथ साथ उन्हें रीत या कॉस्मिक ऑर्डर को चलाने वाला समझा जाता था, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी गतिविधियां हो रही हैं माना जाता था कि वो उसके संचालक है। लेकिन बाद में उनका रोल थोड़ा कम हो गया और वो केवल पानी के देवता बन के रह गए ना। द्यौस और द्यौसपितर एक और इम्पोर्टेंट गॉड थे, और पृथ्वी को, अर्थ गॉडेस को उनका कॉन्सॉर्ट माना गया है। और उषा यानी जो गॉडेस ऑफ डॉन, उनको द्यौसपितर की बेटी के रूप में जाना जाता था ना। सी द लाइक इन एडिशन टू उषा, और भी गॉडेसेस के नाम हमें अर्ली वैदिक पीरियड में मिलते हैं, जैसे कि पृथ्वी और अदिति। लेटर वैदिक पीरियड में इंद्र का रोल धीरे धीरे कम होता चला गया और नए भगवान एक उभर के आए, जो कि थे प्रजापति, द लॉर्ड ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स, और विष्णु, जिन्हें प्रिजर्वर के रूप में हम आज भी जानते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी ओर से एक कोशिश, तो आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो
कैसा लगा। थैंक यू सो मच।